गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब भारत उपनिवेशवाद के अंतर्गत इसका सेकेंड पार्ट आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, ट्रेड रिवाइलरी यानी कि व्यापार में प्रतिद्वंदिता। उस समय क्या था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों में क्या था, व्यापार के लिए बहुत प्रतिद्वंदिता थी। फ्रांसीसी थे, डच थे, यानी बहुत डेनमार्क इत्यादि देशों में क्या था, आपस में बहुत ही व्यापार के लिए प्रतिद्वंदिता थी। देयर वर सेवरल ट्रेडिंग कंपनीज, कुछ व्यापारिक कंपनियां फ्राम पुर्तगाल, हॉलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस एंड डेनमार्क कम्पीटिंग फॉर इंडियन गुड्स, यानी भारत में क्या करती थी, व्यापार करती थी और भारतीय जो सामान था उसमें कंपटीशन यानी प्रतिद्वंदिता करती थी। दिस लेड टू इंटेंस रिवाइलरी अमंग देम, इससे क्या हुआ, जो देश थे उनमें आपस में तनाव हुआ। The motive of all these companies was to be earn the maximum profit by buying goods at low price in India and selling them at very high price in यूरोप। उन सबका एक ही लक्ष्य था, क्या था, भारत में कम दामों से वस्तुओं को खरीद कर यूरोप में अधिक से अधिक दामों में बेचा जाए, जिससे कि क्या होगा, अधिक से अधिक उनको लाभ होगा। द कंपनीज विच वर सेट अप बाई इंडिविजुअल स्टूड नो चांस अगेंस्ट दोज दैट हैड द सपोर्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। देखिए, द कंपनी यानी वह कंपनियां विच वर सेट अप बाई यानी जो व्यक्तिगत रूप से जिनका निर्माण हुआ यानी जिनको स्थापित किया गया था। नो चांस अगेंस्ट दोज, उनके खिलाफ कोई मौका नहीं था। दैट द सपोर्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स, यानी जिनको सरकार से सहयोग प्राप्त था। दीज भी कंपनीज, ये बड़ी बड़ी कंपनियां बिल्ट अप देयर ऑन आर्मी, जिन्होंने किया कि अपने खुद की आर्मी यानी सेना बनाई। एंड डिड नॉट हेजिटेट टू यूजिंग फोर्स टू अचीव देयर गोल्स, और उन्हें कोई भी इससे हेजिटेस नहीं होते थे, पीछे नहीं हटते थे कि उन्हें अपने गोल जो उन्होंने लक्ष्य प्राप्त करने में के लिए पीछे नहीं हटते थे। इन कोर्स ऑफ टाइम, उसी समय द पुर्तगीज यानी पुर्तगाल के, द डच यानी जो डच थे, एंड द डेन्स वर आउटसेट फ्राम ट्रेड इन इंडिया विद ओनली the English and France remaining as key player of dominating trade between India and Europe, यानी उस समय डच, पुर्तगाल और डेनमार्क की कंपनियों को क्या हुआ, यहाँ भारत से बेदखल कर दिया गया, यानी कि उनका प्रभुत्व तो क्या हो गया, कम हो गया। अब मुख्य रूप से कितनी कंपनियाँ बची थी, दो, एक आपकी कुछ इंग्लैंड की कंपनियाँ थीं, कुछ आपके फ्रांस की थीं। अब देखिए, इन दोनों फ्रांस और अंग्रेज़ों के बाद कई युद्ध हुए, कर्नाटक युद्ध यानी कर्नाटक के युद्ध हुए। देखिए, द ब्रेकिंग ऑफ द मुगल एम्पायर बाय द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी प्रोवाइडेड आइडियल कंडीशन फॉर द इंग्लिश एंड फ्रांस ट्रेडिंग कंपनीज टू इस्टेब्लिश देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन इंडिया, यानी मुगल साम्राज्य के पतन के बाद दोनों को अच्छा मौका मिल गया कि वह भारत में अपना क्या करें, कंपनियां जो हैं वो, और अपना जो राजनीतिक प्रभाव वो उसमें बढ़ाने का मौका मिल गया। द ब्रिटिश एंड द फ्रांस यानी ब्रिटिश और फ्रांस ट्रेड इंटरेस्ट क्लैश इन द कर्नाटक, यानी आपस में क्या हुआ, टकराव हुआ। द थ्री एंग्लो फ्रेंच वार्स वर कॉल्ड द कर्नाटक वार, तीन युद्ध हुए मध्य, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कितने युद्ध हुए, तीन युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। पहला देखिए, फर्स्ट कर्नाटक वार यानी कि पहला कर्नाटक का युद्ध। एज वार ब्रोक आउट इन यूरोप, यूरोप में लड़ाई हो रही थी यानी कि युद्ध छिड़ गया था। इट्स स्पाइल्ड ओवर इनटू इंडिया, इसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। द ब्रिटिश सेटलमेंट्स ऑफ मद्रास, यानी जो मद्रास में अंग्रेज़ों का सेटलमेंट था, विच वाज इन द प्रोविंस कर्नाटक, जो कर्नाटक का प्रांत था, वाज कैप्चर्ड बाय फ्रांस, उस पर किसने कब्जा कर लिया, फ्रांस ने। द ब्रिटिश इन टर्न अटैक के बाद ब्रिटिश ने क्या कर दिया, पांडुचेरी पर आक्रमण कर दिया। आज द वार एंडेड इन यूरोप, फिर युद्ध जो था वो यूरोप में ख़त्म हो गया। मद्रास वाज रिस्टोर्ड टू, मद्रास जो शहर था वो अंग्रेज़ों के पास फिर वापस चला गया। सेकेंड कर्नाटक युद्ध यानी द्वितीय युद्ध। वेन ए पीस ट्रीटी वाज साइन, यानी जब शांति समझौता हुआ इन 1748 यानी 1748 में इन यूरोप में
पीस आल्सो प्रिवेल्ड बिटवीन द फ्रांस एंड द ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज। दोनों के मध्य भी क्या हुआ, शांति समझौता हुआ फ्रांस और ब्रिटिश कंपनियों के बीच। बट लेकिन दिस पीस लास्टेड ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, लेकिन ये जो शांति समझौता था बहुत ही कम दिनों तक रहा। द नवाब ऑफ कर्नाटक वाज किल्ड बाय फ्रांस, यानी कर्नाटक के जो नवाब थे उनको फ्रांसीसी ने क्या किया, हत्या कर दी। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद टू डाइड एट द सेम टाइम, उसी समय हैदराबाद के निज़ाम की भी मृत्यु हो गई। नाउ अब बोथ दोनों, द ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज एंड द फ्रांस वांटेड टू वेल्ड इन्फ्लुएंस इनटू दी टू स्टेट्स, यानी इन दोनों राज्यों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। सो दे विश टू इंस्टॉल देयर फेवरेट ऑन द थ्रोन, इसलिए उस राजगद्दी पर अपने पसंदीदा लोगों को वहाँ पर बैठाना चाहते थे। द चांस ऑफ इन कर्नाटक एंड मुजफ्फर जंग इन हैदराबाद, यानी फ्रांसीसी क्या चाहते थे, चांस ऑफ कर्नाटक में बैठे और मुजफ्फर जंग बात का इनको नवाब बना जाए। बट लेकिन ब्रिटिश सपोर्ट, लेकिन अंग्रेज किसको सपोर्ट करते थे, मोहम्मद अली और नासिर जंग को। व्हेन चांद साहब बिकेम द नवाब ऑफ कर्नाटक, यानी जब चांद साहब कर्नाटक के नवाब बने, रॉबर्ट क्लाइव थे, ये यंग क्लर्क इन ईस्ट इंडिया कंपनी, वॉलंटियर थे हिज सर्विस, यानी जो अपनी सर्विस थी, एंड प्रिसेडेड हिज कमांडर टू परस्यू ए बोल्ड प्लान, यानी उसने एक बहुत ही बहादुरी वाला योजना बनाई, यानी बहादुरी की योजना बनाई। विच लेड टू द सेकेंड कर्नाटक वार, जिसके कारण क्या हुआ, सेकेंड जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। ही मार्च टू अक्रोट, उसमें कहाँ पर गया, अक्रोट जो कर्नाटक की राजधानी थी। एंड बिसाइड इट, यानी वहाँ पर लेटर बाद में चांद साहब वाज किल्ड एट द मोहम्मद अली वाज प्लेस्ड ऑन द थ्रोन, यानी चांद साहब की हत्या कर दी गई और मुजफ्फर अली वहाँ पर बैठा दिए गए राजगद्दी। ड्यूप्लेक्स द गवर्नर जनरल ऑफ फ्रांस, यानी ड्यूप्लेक्स जो गवर्नर जनरल कहाँ का था, फ्रांस का। पावर इन इंडिया हैड टू एक्सेप्ट डिफीट, यानी उसका धीरे धीरे प्रभाव कम हो गया। ही वाज कॉल्ड बैक टू फ्रांस, उसको क्या किया गया, फ्रांस में वापस बुला लिया गया। थर्ड कर्नाटक वार, यानी कर्नाटक का तृतीय युद्ध। दिस वार वाज एन एक्सटेंशन ऑफ 7 years वार इन यूरोप, यानी जो यूरोप में युद्ध हुए थे उसकी 7वीं वर्षगांठ थी। द ब्रिटिश हैड गेन्ड कंट्रोल ऑफ द रिच प्रोविंस ऑफ बंगाल आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, यानी अंग्रेज़ों का प्रभुत्व कहाँ पर पहुँच गया था, जो सबसे अमीर जो आपका क्षेत्र था उनका कहाँ पर, कोलकाता, यानी बंगाल प्रांत में अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। द फ्रेंच वर कॉन्स्टेंटली शॉर्ट ऑफ फंड्स, यानी अंग्रेज़ों के पास लगातार क्या कम होता रहा, धन, शॉर्ट ऑफ फंड, विच प्रूव्ड टू बी देयर हैंडीकैप, जिससे कारण वो क्या होता है, एक तरीके से हैंडीकैप, जिन्हें हम विकलांग बोल सकते हैं, या उनके पास पैसे की कमी हो गई। दे वर आल्सो डिफीटेड इन बैटल ऑफ वांडीवास इन 1760, यानी उनको बंदीवास के लड़ाई में भी क्या होना पड़ा, मुंह खाना पड़ा, यानी कि उनकी हार हो गई, किसकी, फ्रांसीसियों की। विद इन ईयर, उसी साल द फ्रांस लास्ट ऑल देयर पोसेशन इन द कर्नाटक, यानी इस तरीके से उसी साल फ्रांसीसियों का पूरी तरीके से प्रभुत्व क्या हो गया, कर्नाटक से समाप्त हो गया। जितने जहाँ पर भी उनका कब्जा था वहाँ से किसका हो गया कब्जा, अंग्रेज़ों का। द फ्रांस कंटिन्यू टू ट्रेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश, यानी फ्रांसीसी जो थे वो अंग्रेज़ों की सुरक्षा के लगातार व्यापार तो करते रहे, बट लेकिन नाउ दे वर ओनली रिस्ट्रिक्ट टू ट्रेड, लेकिन अब उन्हें सिर्फ क्या कर दिया गया कि सिर्फ आप व्यापार ही कर सकते हैं। हैविंग एलिमिनेट ऑल देयर फॉरेन राइवल्स, यानी सभी जो विदेशी प्रतिद्वंदी थे। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड एन इरा ऑफ वार्स एंड कन्क्वेस्ट, उसके बाद किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने नए युग का प्रारंभ हुआ, युद्ध करते रहे और कब्जा प्रारंभ कर दिया। एंग्लो फ्रांस रिवाइलरी, यानी अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता क्या था। दीज वर द फैक्टर्स, ये जो तथ्य थे, विच कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश, यानी जो अंग्रेज़ों की सफलता हुई, एंड फेलोर ऑफ फ्रांस, और फ्रांसीसी क्या हुए, फेल हुए, यानी
उनकी डिफीट हुई। कौन कौन से कारण थे देखिए। द फ्रांस कंपनी वाज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी फ्रांस की जो कंपनी थी उस पर नियंत्रण किसका था, सरकार का था। सो इसलिए इट हैड टू ऑब्टेन अप्रूवल फॉर ऑल इट्स एक्शन, यानी जो भी काम करना था उसको उससे किसकी सहमत लेनी पड़ती थी, सरकार की। वाइल जबकि द ब्रिटिश कंपनी वाज फ्री टू टेक इट्स ऑन डिसीजन, जबकि अंग्रेज़ों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे खुली आज़ादी थी, वह कुछ भी अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र थी। द ब्रिटिश हैड मोर ट्रेडिंग सेंटर्स, अंग्रेज़ों के पास वो फ्रांसीसियों की अपेक्षा ज़्यादा व्यापारिक केंद्र थे। द ब्रिटिश पोसेस्ड ए नेवी सुपीरियर सो टू दैट ऑफ द फ्रांस, यानी जो ब्रिटिश थे उनका अधिक से अधिक नेवी पर कब्जा था फ्रांसीसियों की अपेक्षा। ब्रिटिश ट्रेड फ्लोरिश्ड बेटर, यानी कि अंग्रेजी व्यापार बहुत अधिक तरीके से फैला दैन फ्रांस की अपेक्षा। 10 इस प्रकार अलाइंग देम मोर रेवेन्यू, यानी इसलिए उन्हें क्या मिलता था, अधिक रेवेन्यू राजस्व मिलता था। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आर्मी, यानी आर्मी के मेंटेनेंस के लिए, मरम्मत के लिए। द फ्रेंच कंपनी वाज मोस्टली डिपेंडेंट अपॉन इट्स गवर्नमेंट फॉर ग्रांट्स, और जबकि फ्रांस की जो कंपनियां थीं वो किस पर निर्भर थीं, सरकार पर। यदि सरकार से पैसा मिलेगा तो उन पर खर्च करेंगे। ब्रिटिश ऑफिसर्स वर बेटर ट्रेंड, यानी कि अंग्रेजी जो ऑफिसर थे वो अच्छे तरीके से प्रशिक्षित थे। एंड मोटिवेटेड, और उनमें अधिक से अधिक लगन थी। एज कम्पेयर टू द फ्रांस ऑफिसर, यानी फ्रांस ऑफिसरों की तुलना में। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको नेक्स्ट टर्न में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।